तो हम लोग देख रहे थे इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में हम अपना टॉपिक देख रहे थे शेयर मार्केट। उसमें आगे के टर्म्स पढ़ेंगे। तो देखिए शेयरों का पुनर्क्रय बाय बैक ऑफ शेयर्स क्या होता है। देखिए किसी कंपनी द्वारा अपने ही शेयरों को शेयर धारकों से वापस क्रय करने की प्रक्रिया को शेयरों का पुनर्क्रय कहा जाता है। देखिए क्या होती है ना, कंपनी अपने शेयर बेचती है अपने शेयर मार्केट में, ठीक है। लेकिन जब कंपनी क्या करे, खरीदने की जगह जो जिनने शेयर लिए वो कहलाते हैं शेयर धारक, शेयर होल्डर्स। मतलब जब वो उन्हें बेचने के बजाय उनसे वापस खरीद ले अपने शेयर्स, तो उसको शेयरों का पुनर्क्रय कहा जाता है, ठीक है। बाय बैक ऑफ शेयर कहा जाता है। इससे शेयरधारकों का कंपनी के प्रति विश्वास कायम रहता है। तो शेयरधारकों का थोड़ा विश्वास बना रहता है कंपनी पे। और क्या होता है, शेयरधारकों के शेयर ज़्यादा मूल्य में खरीदकर पुनः क्रय द्वारा कंपनी अपने शेयरधारकों को लाभ पहुंचाती है। कंपनी क्या करती है, जिस रेट पे उनने शेयर धारकों को शेयर दिए थे, मान लो कि उनको दिए थे 80 में, ठीक है, और फिर खरीद लिए वापस उनसे 100 रुपये में, तो उनको लाभ मिला। तो इस तरीके अपने शेयर होल्डर्स को लाभ भी पहुंचाती है। और देखिए और आगे देखते हैं। देखिए हर चीज़ को, मतलब अगर जो भी चीज़ बनी है उस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए एक संस्था भी होती है। तो शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए कौन सी संस्था है? भारतीय प्रतिभूति एंड विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। तो देखिए सेबी एक सांविधिक संस्था है, मतलब संविधान में वर्णन नहीं है इसका, उसके बाद बनी हुई सांविधिक संस्था है। इसकी स्थापना सेबी एक्ट 1992 के प्रावधानों के तहत 12 अप्रैल 1992 को की गई। अब देखिए अगर आप छोटे एग्जाम्स भी देते हैं तो डाटा भी पूछ सकते हैं, तो आप याद करिए कि 1992 में ये बनी थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका मुख्य कार्य शेयर बाजारों अन्य प्रतिभूति बाजारों के व्यवसाय को नियमित करना है। तो ये इसका मेन काम क्या है कि जो शेयर मार्केट होते हैं या जितने सिक्योरिटी मार्केट होते हैं, प्रतिभूति बाजार होते हैं, उनमें जो बिजनेस होता है उसको नियमित करना, ठीक है। उसको रेगुलेट, मतलब उसके लिए नियम बनाना, देखना कोई घोटाला तो नहीं हो रहा, मतलब इसी को पूरा देखना एक तरीके से। साथ ही सेबी द्वारा म्यूचुअल म्यूचुअल फंड के सामूहिक निवेश की योजनाओं को नियमित एवं पंजीकृत किया जाता है। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? बहुत सारे मतलब फंड्स, बहुत सारे फंड्स मिलाकर म्यूचुअल फंड्स बनते हैं। उसमें क्या होता है, जो रिस्क होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो तो म्यूचुअल फंड्स के जो सामूहिक निवेश की क्या योजना है, उसको नियमित और पंजीकृत किया जाता है, सेबी करती है। शेयर बाजार को मान्यता प्रदान करने का अधिकार भी सेबी के पास है, तो शेयर बाजार को मान्यता भी सेबी देती है। अ, प्रतिभूति संशोधन विधेयक 2014 के पारित होने के बाद सेबी की शक्तियों में वृद्धि कर दी गई। तो इस ये जो विधेयक आया था, इसके बाद क्या है, सेबी की शक्तियाँ बढ़ा दी गई। इस कानून के लागू होने के बाद सेबी को फर्जी योजनाओं पर लगाम लगाने, जांच के बारे में निकायों से सूचनाएं मांगने और मामलों पर त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए विशेष अदालत गठित करने के संबंध में और अधिकार प्राप्त हो गए हैं। तो इसके जब ये मतलब विधेयक आया, तो उसके बाद क्या है, जैसे फर्जी योजनाएं होती हैं उनको रोकना, अगर निकायों को सूचना मांगना, ठीक है, जांच के लिए, और कोई मामला है तो उसको जल्दी निपटाना के लिए विशेष अदालत गठित कर सकती है। इसमें उसे और अधिकार मिल गए। इसके बाद देखते हैं भारत में कमोडिटी एक्सचेंज इन इंडिया। देखिए कमोडिटी एक्सचेंज में अनेक वस्तुओं जैसे सोना, चांदी, खाद्य पदार्थ, कच्चे तेल आदि की कीमतों का व्यापार होता है। तो कमोडिटी एक्सचेंज का क्या होता है, देखिए जहाँ पर क्या है, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, कच्चा तेल, खाने का जो पदार्थ होते हैं आदि की कीमतों का व्यापार होता है, ठीक है, इनकी कीमतों का व्यापार होता है। वर्तमान में भारत की कुल 6 राष्ट्रीय स्तर के कमोडिटी एक्सचेंज है, मतलब हमारे यहाँ टोटल 6 नेशनल लेवल के कमोडिटी एक्सचेंज है। कमोडिटी एक्सचेंज भविष्य में मूल्य का निर्धारण कर किसानों को बिचौलियों की मनमानी से बचाता है। तो ये मतलब क्या है, भविष्य में किस मूल्य पे लिया जाएगा ये निर्धारित करते हैं। उसके बाद क्या है, किसानों को बिचौलियों, मतलब जैसे अगर हमने बोला कि हम उसे 1 महीने बाद 100 रुपये में ख़रीद लेंगे, ठीक है, अब बाद में उन पे मतलब वो बच जाते हैं बिचौलियों के कम रेट से, मतलब जो बोल दिया गया है फिर उनको उस रेट पे वो लिया जाता है। तो इस तरीके से वो बिचौलियों से बचते हैं। अब और क्या होता है, हाजिर विनिमय कारोबार या वायदा विनिमय कारोबार, स्पॉट एक्सचेंज ट्रेडिंग एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज ट्रेडिंग क्या होती है। देखिए यदि किसी संसाधन की कीमत के निर्धारण के लिए मोल भाव या भुगतान के कार्य साथ साथ किए जाएं तो ऐसे विनिमय को हाजिर विनिमय कहा जाता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, देखिए हाजिर विनिमय कारोबार को बोलते हैं स्पॉट एक्सचेंज ट्रेडिंग और वायदा विनिमय कारोबार को बोलते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज ट्रेडिंग। जब क्या होता है, कोई अगर रिसोर्स है उसकी कीमत के निर्धारण
मतलब जैसे उसकी क्या कीमत रखे, उसके लिए जो मोल भाव करते हैं और जो भुगतान करते हैं, पेमेंट करते हैं, अगर दोनों काम साथ साथ करे जा रहे हैं तो ऐसे विनिमय को हाजिर विनिमय कहा जाता है। मतलब स्पॉट एक्सचेंज ट्रेडिंग, मतलब उसी स्पॉट पे वो एक्सचेंज कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। और यदि किसी संसाधन की कीमत का निर्धारण तो एक दिन विशेष में किया जाए, लेकिन भुगतान के लिए भविष्य में कोई तिथि तय की जाए, तो उसको हम बोलते हैं ये वायदा विनिमय कारोबार, फॉरवर्ड एक्सचेंज ट्रेडिंग। देखिए फॉरवर्ड लिखा हुआ है, समझ जाइए आगे। तो क्या हो रहा है कि हमने अभी तो उनकी कीमत निर्धारित कर ली कि हम इतने में लेंगे, लेकिन इसका भुगतान हम आपको 1 महीने बाद करेंगे, और उस तिथि पर संसाधन प्राप्त किया जाए तो विनिमय को वायदा बाजार विनिमय कहा जाता है। ये इसका मतलब है। हेजिंग क्या होता है? देखिए ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म्स बहुत पूछ ली जाती हैं, इसलिए आप ध्यान रखिए। इसके द्वारा निर्यातक एवं आयातक विदेशी विनिमय दरों में होने वाले उच्चावचों से उत्पन्न हानियों से अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। ठीक है। देखिए हेजिंग में क्या होता है, जो एक्सपोर्टर या इम्पोर्टर होते हैं, जो आयात निर्यात करते हैं, वो क्या है, जैसे मान लीजिए देखिए विदेशी विनिमय दर जो होती है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, मैंने आपको बताया था कि हमें $1 में कितना रुपया मिल रहा है या $1 में कितना डॉलर मिल रहा है ना, तो वो चेंज होता रहता है। तो उससे बचने के लिए, उस अगर मान लीजिए एकदम से गिर जाता है पैसा या कुछ, तो उत्पन्न हानियों से अ, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, उसे हम हेजिंग कहते हैं। ठीक है, तो जो भी बाजार रणनीतियाँ जो भी है, उन सब का यूज़ करके जो भी मतलब भविष्य में जो भी विनिमय, विदेशी विनिमय दर में जो भी उच्चावच आएगा, उससे जो हानि होगी, उससे अपने आप को एक तरीके से सुरक्षित रखते हैं, तो उसको हम हेजिंग कहते हैं। आर्बिट्रेज क्या होता है? विश्व के विभिन्न बाजारों में विदेशी विनिमय दरों के अंतर का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विदेशी मुद्राओं, प्रतिभूतियों, कमोडिटी को एक साथ खरीदना और उनका विक्रय करना आर्बिट्रेज कहलाता है। ये ठीक है। देखिए वर्ल्ड में भी अलग अलग मार्केट है ना, शेयर मार्केट ये सब। तो विदेशी विनिमय दरों, मतलब अगर अलग अलग उनमें फॉरेन एक्सचेंज रेट होती है, तो उसका लाभ उठाने के लिए कई सारी विदेशी मुद्रा, प्रतिभूति, सिक्योरिटीज, कमोडिटी को एक साथ खरीदते हैं और उसका विक्रय करना आर्बिट्रेज कहलाता है। ठीक है। विनिमय मुद्रा और वायदा कारोबार, विदेशी मुद्रा का वायदा कारोबार, फॉरेक्स फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है? भारत में 4 वायदा बाजारों को विदेशी मुद्रा के वायदा बाजार के लिए स्वीकृति प्रदान। देखिए भारत में 4 जो वायदा बाजारों को विदेशी मुद्रा के वायदा कारोबार के लिए स्वीकृति दी गई। इस कारोबार का आरंभ एनएसई में हुआ। ये सब मैं आपको बता दिया एनएसई वगैरह क्या है इस पिछले वीडियो में। इसके तहत विदेशी मुद्रा का सौदा पहले से ही कर लेने के कारण विनिमय दर में उतार चढ़ाव के जोखिम से लोग मुक्त रह पाते हैं। तो मतलब जो विनिमय दर है, ठीक है, उसका मतलब जो विदेशी मुद्रा का सौदा है वो पहले ही कर लेते हैं कि हम इस रेट पे लेंगे, तो इससे क्या है, उतार चढ़ाव से बचते हैं और अपने जोखिम से मुक्त रहते हैं। वायदा बाजार आयोग क्या है? फॉरवर्ड मार्केट कमीशन और सेबी का विलय। सितंबर 2015 में सेबी और जो एफएमसी का विलय कर दिया, का विलय प्रभावी हो गया। एफएमसी 1953 में से ही जिंस बाजार की निगरानी करता था। इस विलय के बाद वायदा बाजार में ज़्यादा पारदर्शिता आने की संभावना है। दोनों के विलय के बाद इस विलय से अब कमोडिटी ब्रोकर भी सेबी ब्रोकर नियमों के दायरे में आ गए हैं। ठीक है, आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।